दुनिया का सबसे छोटा गणराज्य, टापू पर बसा एक देश, कार में बैठकर घंटे भर में जिस देश का चक्कर लगाया जा सकता है। यह देश हमारी राजधानी दिल्ली से भी कई गुना छोटा है, लेकिन इसके छोटे साइज पर ना जाए। एक वक्त था जब यहां के लोग अमेरिकियों से भी ज्यादा अमीर थे। कहें तो औसतन प्रति व्यक्ति आय दुनिया में दूसरे नंबर पर, वो भी खाड़ी देशों से इतर, बिना तेल के। ना यहां पेट्रोलियम मिला, ना सोना चांदी। फिर भी इस देश की अर्थव्यवस्था ने अचानक बढ़ने का कीर्तिमान रच दिया, और वो भी चिड़ियों की पूप बेचकर। सही सुना आपने, पूप यानी चिड़ियों का मल, टेक्निकल नाम ग्वानो, जिसके 4 ग्राम के बदले 1 ग्राम सोना आ जाता था। फिर इस देश का पतन होता है, तरक्की में बढ़ता यह देश डूब जाता है। कहते हैं इस देश ने खुद को ही खा लिया। यही वजह है कि इसे नाम दिया जाता है कंट्री दैट एट इटसेल्फ। इस देश का नाम नाउरू है। वेटिकन सिटी और मोनाको के बाद यह तीसरा दुनिया का सबसे छोटा देश है। साथ ही ये सबसे छोटा रिपब्लिक यानी गणराज्य और टापू देश है। एरिया महज 21 वर्ग किलोमीटर। प्रशांत महासागर के बीच बसा ये देश काफी एकांत में है। यहां से सबसे पास का आइलैंड 300 किलोमीटर दूर है। पापुआ न्यू गिनी से कुछ 2500 और ऑस्ट्रेलिया से 4000 किलोमीटर दूर, इतना दूर कि यहां से नाउरू खाने का सामान महीनों महीनों बाद पहुंचता है। दूसरी तरफ बड़े जहाजों को यहां के तट पर रोकना भी आसान नहीं। चारों तरफ की कोरल रीफ इन्हें डुबा सकती है। मानो कुदरत ने ही इस देश को एकदम अलग थलग रखा हो। पर ये सब भी इस देश को इतना खास नहीं बनाते जितना यहां का इतिहास। इतिहास जिसमें तमाम यूरोपीय यहां आए, दुनिया भर के अखबारों ने इस पर खबरें की। ये कहानी है एक देश के खुद को खा जाने की। जैसा कि कार्ल ने एक बार कहा था, इतिहास खुद को दोहराता है, पहले त्रासदी और फिर तमाशे की तरह। नाउरू के इतिहास ने भी त्रासदी देखी, एक बार नहीं बल्कि कई बार। यूरोपीय कब्जा, 2 विश्व युद्ध, गुलामी, आजादी और फिर बेशुमार पैसा। लेकिन आजादी के बाद इतिहास ने खुद को दोहराया। वो हुआ जो कभी रोमन साम्राज्य में हुआ था, पतन। ताश के ढेर की तरह इस देश की अर्थव्यवस्था ढह गई। चलिए जानते हैं कि इतने एकांत में बसा एक देश आखिर चिड़ियों का मल बेचकर अमीर कैसे बना, कैसे इसका पतन हुआ और आज इसकी क्या हालत है। नाउरू की कहानी एकदम शुरुआत से। कहते हैं परिंदे भी एक वक्त पर घर लौटते हैं। ऐसे ही घर लौटते समय तमाम परिंदों ने समंदर के बीच नाउरू के टापू को अपना ठिकाना बनाया। यहां ये खाते पीते और मल त्याग करते, पर कहते हैं ना किसी का कचरा, किसी का खजाना। पक्षियों का मल यहां लाखों सालों तक इकट्ठा होता रहा और धीरे धीरे जीवाश्म में बदलता रहा, जिसकी वजह से यहां फास्फेट और नाइट्रेट के भंडार इकट्ठा हो गए, जो उस वक्त बेहद कीमती थे और खाद वगैरह की तरह इस्तेमाल किए जाते थे। दरअसल पौधों के लिए जरूरी 3 तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम में से 2 यहां की मिट्टी में भरपूर जमा हो गए थे, खासकर फास्फोरस। भला हो आजाद परिंदों का, लेकिन यहां रहने वाले स्थानीय लोगों को भनक तक नहीं थी कि वो सोने के ढेर पर रह रहे हैं। खैर सालों तक यहां के स्थानीय लोग इस भंडार से अनजान जीते रहे। और फिर साल आया 1798 का। इसी साल के नवंबर महीने की 8 तारीख को ब्रिटिश जहाज स्नो हंटर यहां से गुजरा। जहाज देखकर सैकड़ों नाउरूरियन नागरिक तट पर इकट्ठा हो गए और नाविकों का अभिवादन करने लगे। अनजान टापू के लोग मिलनसार लग रहे थे, पर जहाज के कैप्टन जॉन फेर्न ने अपने क्रू को यहां उतरने की इजाजत नहीं दी। ना ही कोई नाउरूवियन जहाज पर चढ़ा। पीटर डेवर्जनी ने इस वाक्य के बारे में अपनी किताब एनवायरमेंटलिज्म ऑफ द रिच में इसका जिक्र भी किया है। यहां के मिलनसार लोग, यहां की खुशनुमा गर्म हवा और हरियाली देखकर जॉन ने इसका नाम प्लीजेंट आइलैंड रख दिया। ये वाकया और यूरोप के साथ इस टापू की मुलाकात छोटी ही थी, पर यह आने वाले स्याह दिनों की बस शुरुआत थी। ये वो दौर था जब तमाम ब्रिटिश मुजरिमों को देश बदर की सजा दी जाती थी। उन्हें सुदूर कॉलोनियों और टापुओं पर भेज दिया जाता था। यहां उनसे कड़े काम करवाए जाते थे। ऐसे में तमाम मुजरिम सजा से बचने और आसान जीवन की तलाश में टापुओं पर जाकर बस जाते थे। इन्हें बीच कॉम्बर्स की संज्ञा दी जाती थी।
ऐसा ही एक बीच कॉम्बर्स 1830 के दशक में नाउरू के टापू पर आता है। ये था एक ब्रिटिश भगोड़ा मुजरिम जॉन जोन्स, जिसने भय और हत्या से यहां अपना आधिपत्य जमा रखा था। इसने यहां आने वाले दर्जनों दूसरे बीच कॉम्बर्स की जान ली। ये सुकून से टापू के तट पर रहता था और आने जाने वाले जहाजों से व्यापार करता था, जिनसे नारियल और सुअर के बदले इसे तंबाकू, शराब और राइफल मिल जाया करती थी। लेकिन एक रोज नाउरू के मुखियाओं को पता चला कि जोन्स उन हत्याओं का ठीकरा इन मुखियाओं के सर फोड़ रहा था। दरअसल यहां कई अलग अलग स्थानीय कबीले थे, जिनके अलग अलग मुखिया भी थे। खैर, नाराज मुखियाओं ने जोन्स को साल 1841 में टापू से बाहर निकाल फेंका। जोन्स का निकाला जाना एक दूसरे बीच कॉम्बर विलियम हैरिस के लिए वरदान साबित हुआ, जो इसके ठीक एक साल बाद इस टापू पर आया। दूसरों की तरह इसने भी यूरोपीय जहाजों से व्यापार में नाउरू के लोगों की मदद की। पर यह जोन्स जैसा बवाली नहीं था। इसने एक स्थानीय महिला से शादी कर ली और पारिवारिक जीवन में रहने लगा, वो भी अगले 50 साल तक। भगोड़े यूरोपियों के लिए मानो ऐसे टापू कोई स्वर्ग हों। दूसरी तरफ यूरोपियों के साथ रिश्ते नाउरू के लोगों के लिए इतने खुशनुमा नहीं थे। 1870 के दशक तक यहां बंदूकों ने घर कर लिया था। नाउरू के लोग भी तंबाकू फूंकने लगे थे और जमकर शराब भी पीने लगे थे। कहते हैं एक दिन तो शराब के नशे में हुए एक झगड़े में एक मुखिया को ही गोली मार दी गई। धीरे धीरे नाउरू हिंसा की जद में आ गया। कई कबीलों के बीच गृह युद्ध के हालात हो गए। अब तक टापू पर ब्रिटिश जहाजों का आना जाना भी हो गया था, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के लिए यह टापू किसी काम का नहीं था। इसलिए शुरुआत में इसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखाई गई, लेकिन फिर एक पत्थर जियोलॉजिस्ट अल्बर्ट एलिस के दरवाजे पर मिलता है। एक रोज अल्बर्ट एलिस सिडनी में पैसिफिक आइलैंड कंपनी के ऑफिस पहुंचते हैं। अल्बर्ट एक जियोलॉजिस्ट थे जो पत्थरों और जमीन के भीतर के अयस्क वगैरह का अध्ययन करते थे। ऑफिस के दरवाजे पर अल्बर्ट को एक पत्थर दिखा। बताया गया कि यह टुकड़ा नाउरू का है, जो कि समय के साथ जीवाश्म में बदल चुकी एक लकड़ी है। पर अल्बर्ट को यह बात हजम नहीं हुई। उन्होंने पत्थर की जांच की तो पता चला यह असल में बेहतरीन क्वालिटी का फास्फोरस अयस्क है, जो कि एक सुपर फर्टिलाइजर है। दूसरे शब्दों में कहें तो उस वक्त का खजाना, या कहें चिड़ियों की मेहरबानी। बहरहाल इस खजाने की तलाश में अल्बर्ट साल 1901 में नाउरू पहुंचा। इसके बाद जो उसे पता चला उसे जान उसके भौंवे चढ़ गई। दरअसल 80% टापू फॉस्फेट के चूने से भरा था। कुछ वक्त बाद कंपनी ने जर्मनी के साथ एक डील की, जिसने उस वक्त टापू पर कब्जा कर रखा था। फिर जर्मन्स और अंग्रेजों के बीच फॉस्फोरस के खजाने का बंदर बाट होने लगा। यह बंदर बाट चलता रहा। फिर साल आया 1914 का। पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और जंग के चलते ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों ने नाउरू पर कब्जा कर लिया। इसके बाद माइनिंग के कई उपकरण यहां लाए गए और निर्यात भी बढ़ाया गया। 1920 आते आते कुछ 2 लाख मीट्रिक टन फॉस्फेट हर साल निकाला जा रहा था। अगले 2 दशकों में यह खनन 4 गुना से भी ज्यादा हो गया, लेकिन इसका फायदा इस देश को नहीं मिल रहा था। यह फॉस्फोरस दुनिया के औसत से कम दाम पर बेचा जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन के किसानों को इस पर खूब सब्सिडी दी जा रही थी। फिर यह जंग खत्म हुई। देश बदले, पर फॉस्फोरस का बंदर बाट चलता रहा। एक वक्त बाद दूसरा विश्व युद्ध भी फूट पड़ा और जापान ने इस टापू पर कब्जा कर लिया। नाउरू की 2/3 आबादी को गुलाम बना लिया गया। उन्हें पास के एक नौसेना बेस पर मजदूरी के लिए भेज दिया गया, जहां इनमें से 500 लोग भूख और बमों की चपेट में आकर मर गए। देश के तमाम लोगों ने इस युद्ध में अपनी जान गंवाई। बकौल पीटर डेवर्जनी, युद्ध खत्म होते होते यहां 600 से भी कम लोग बचे थे। लेकिन यह दौर भी बीता। नाउरू ऑस्ट्रेलिया की निगरानी में आ गया, लेकिन एक वक्त बाद यहां भी आजादी का मांग बढ़ी, जिसके बाद साल 1968 में इसे आजादी मिली और साथ में मिला खदानों का अधिकार। फॉस्फोरस की खदानें स्थानीय अधिकार में आईं और अब पैसा देश में आ रहा था। अगले 2 दशकों में नाउरू के लोग दुनिया के सबसे रईस लोगों में शामिल होने वाले थे। कम से कम कागज पर तो यही दिखाया जा रहा था।
साल 1975 में नाउरू के फॉस्फेट रॉयल्टीज ट्रस्ट की कीमत 1 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर आकी गई और इस देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गई। लोग भी कमाई कर ही रहे थे। यहां की सरकार ने कोई इनकम टैक्स नहीं लगाया। शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त कर दी गई। पर इस पैसे से हुआ हर काम अच्छा नहीं था। सरकार ने कई महंगे क्रूज शिप, एयरक्राफ्ट और दूसरे देशों में होटल तक खरीदे। नेता विदेशों में प्लेन से शॉपिंग के लिए जाने लगे। यहां तक कि स्पोर्ट्स कार का शौक भी यहां के लोगों में पनपा। कुल मिलाकर कहें तो फिजूल खर्ची चरम पर थी। पर यह कब तक चलता? एक वक्त में देश का खनिज भंडार खत्म होने लगा। निर्यात घटा और देश में मंदी आने लगी। मुश्किल के दौर में नाउरू के लोगों ने पुराने जख्म याद किए। पहले खनन में हुए नुकसान के लिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन से भरपाई की मांग की जाने लगी। एक वक्त पर नाउरू ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकदमा भी ठोंक दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने मामले को कोर्ट के बाहर निपटाना चुना। 20 सालों के लिए 7 करोड़ 30 लाख डॉलर देने की डील हुई। न्यूजीलैंड और ब्रिटेन ने भी 82 लाख डॉलर देने की बात कही। पर यह सब नाकाफी था। इस दौरान देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई हथकंडे भी अपनाए गए, पर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बुरी तरह फेल हुआ। पर्यटन के लिए भी इस आइलैंड को नहीं बदला जा सका, क्योंकि खनन से ज्यादातर जगह बर्बाद हो चुका था। तमाम समुद्री जीव भी इसकी भेंट चढ़ गए थे। प्राकृतिक सुंदरता मानो हर ली गई थी। आगे पासपोर्ट बेचने, विदेशी पैसा उधार लेने, यहां तक कि पैसों के बदले शरणार्थियों को रखने के कदम भी उठाए गए। दूसरे देशों में गैरकानूनी तौर पर घुस रहे लोगों को यहां डिटेन भी किया जाने लगा। पर कुछ काम नहीं आया। दूसरी तरफ यहां के नागरिकों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा था। नई नई उपभोगवाद की आदत ने यहां के लोगों को जरूरत से ज्यादा का आदी बना दिया। आज भी यहां ओबेसिटी रेट यानी मोटापे की दर बहुत ज्यादा है। करीब 70% वयस्क इसके शिकार हैं। कभी लग्जरी कारों का शौक रखने वाले लोग आज खाने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। कुल मिलाकर कहें तो इतिहास ने फिर अपने आप को दोहराया और निरंकुश शासन से एक और राष्ट्र का पतन हो गया। यह वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।